नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में दहशत लौटा दी है और एक एक कर तमाम देश सख्त पाबंदियां लगाने पर अब मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहला प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगने लगा है। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अपने एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका समेत खतरे वाले देशों से उड़ानों पर बैन लगा दिया है। भारत ने 12 देशों से आ रही उड़ानों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यह जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ओमिक्रॉन, एक नए प्रकार का स्ट्रेन है जो अब तक मिले सभी वेरिएंट से न केवल अलग है बल्कि डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रारंभिक जांच में ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसमें सबसे अधिक अब तक के म्यूटेशन हुए हैं और दुनिया में मौजूद जो जितनी भी वैक्सीन है, कोरोना के जितने टीके हैं, क्या इस नए वेरिएंट पर उसका असर कम होगा? अटकलें ऐसी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सभी को सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। सवाल यह कि ओमिक्रॉन से बचने का उपाय क्या है, इसी पर है आज का दंगल। पहले यह रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया को फिर परेशान कर रहा है। WHO ने साफ कर दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से वैश्विक खतरा बहुत ज्यादा है। WHO के मुताबिक इस नए वेरिएंट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना के ओमिक्रॉन रूप की दहशत इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके म्यूटेशंस अप्रत्याशित हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से 50 म्यूटेशंस मिले हैं, यानी इस वेरिएंट के इतने अधिक रूप हैं कि संक्रमण फैलने का खतरा अत्यधिक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर भारत ने 12 रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ये 12 देश हैं: ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। हालांकि जिस तरह से यह वेरिएंट पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने आशंका वाले देशों से उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे कदम उठाने की मांग की है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों न हम इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करें और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करें। इस तरह की मांग भी मंत्रिमंडल में हुई है और आगे आने वाले एक आधा दिन में इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मद्देनजर सख्ती बरती जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लायर्स के टर्मिनल पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अराइवल का आप गेट देखेंगे। इस गेट के ठीक पीछे RT-PCR टेस्टिंग की व्यवस्था करी गई है। हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। जो भी पैसेंजर विदेश से आएगा उसको मुफ्त RT-PCR टेस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पे आने वाला हर विदेशी यात्री को 8 दिन का सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कि कहीं होगा और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी दक्षिण अफ्रीका के एरिया से कहीं से निकल के वो आए होंगे और उसके बाद फिर उनका कई देशों से होते हुए फिर इधर आएंगे। नए कोरोना को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला कोरोना पहले ही घोषित किया हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान होने के बाद देश में तैयारियों की समीक्षा बैठक कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधान रहने की फिर ताकीद की है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर होंगी या नहीं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
आज का दंगल आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव में ही इलाज है। फिर चाहे इंग्लैंड हो या जापान, अमेरिका हो या न्यूजीलैंड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है ना, ये सरकारों को डरा रहा है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, इजराइल समेत कई देशों से उड़ान या तो रद्द कर दी है या रद्द करना शुरू कर दिया है। दंगल में हमारे साथ आज भारत के कई बड़े डॉक्टर जुड़ रहे हैं। आपको इस खतरे के प्रति सचेत भी करेंगे और सुरक्षा के उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। दंगल में आज हमारे साथ है डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता मेडिसिटी के। डॉक्टर जे जयलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जसलोक अस्पताल मुंबई से। डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कदम उठा रहा है, कितना सही, कितना और क्या करने की आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दुनिया में जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जापान ने विदेशों से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, यूरोप के कई देशों ने अफ्रीका से उड़ानें बंद कर दी हैं या करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स जो ये है, ये पहले के खतरे से कितने ज्यादा है इस समय का खतरा? तो अगर जो आप सोचें कि आज के दिन सारा यूरोप, यूके और अमेरिका जूझ रहा है कि रिकरेंस, जिसको हम कहते हैं, ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ द वायरस, ये समझा जा रहा है कि डेल्टा वायरस ने काफी सारे लोगों को इफेक्ट किया है कि आज के दिन यूके जैसे देश में भी 50,000 लोग केसेस पर डे आने लगे। तो अगर जो हम इससे ये सोचते हैं कि डेल्टा इतना खतरनाक था कि उसने सारी कंट्रीज में, पहले इंडिया में जो सेकेंड वेव आई वो डेल्टा की वजह से आई, और वो अब और कंट्रीज में भी बहुत ही ज्यादा तादाद में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब जो ये ओमिक्रॉन डिस्कवर हुआ है साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर 30 म्यूटेशंस उसकी स्पाइक प्रोटीन पर मिली है, जिससे ये WHO ने उचित समझा कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इमीडिएटली डिक्लेयर किया जाए। पहले इंटरेस्ट था और 2 हफ्ते में उसको कंसर्न कर दिया, नहीं तो यूजुअली बहुत टाइम लगता है इसको होने में। तो ये हमें चेतावनी जो मिली है, इससे हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि अगर जो ये फैल गया और जो शुरुआत की इंप्रेशन है कि ये जल्दी फैलता है और हो सकता है कि ज्यादा डेंजरस भी हो, तो इसीलिए जो भी हमें करना है वो आज ही करना है कि हम इससे बचें, इसको कंट्रोल में रखें कि ये फिर से हमारे को तीसरी वेव जैसे दूसरी वेव आई थी, अगर जो वैसा हुआ तो फिर हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज एंड एज अ कंट्री। सही बात है। जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं वो कम है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर तो बहुत कड़ी नजर रखी जाए और कोई भी स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पब्लिक में ये भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोचते हैं कि औरों के लिए तो ठीक है ये होना, पर मैं तो किसी तरह निकल जाऊं। ये नहीं होना है। नहीं तो आप क्या ये सुझाव दे रहे हैं कि जैसा जापान ने लॉकडाउन किया, यूके में लॉकडाउन वाली स्थिति है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, क्या भारत को अभी से कर देना चाहिए या ये प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी? नहीं, मेरे ख्याल ये तो बहुत सीरियस विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सतर्क होंगे उतना ही बचेंगे, और ये आने वाले 2, 4, 6 हफ्ते में ये पता लग जाएगा कि क्या है इसका। तो इसीलिए हमें बहुत कड़ी निगरानी रखनी है। जो भी बाहर से आ रहा है उनको क्वारंटीन में भेज ही दें, जब तक हमें पूरा विश्वास ना हो जाए कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है कि आप टेस्ट करा के अपने आप 2 दिन क्वारंटीन करें, फिर देखें टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, मे बी ऐसा एडिक्वेट है कि नहीं। मेरा तो ये विचार है कि उनको पहले क्वारंटीन में रखें। जो लोग इस तरफ से आ रही हैं, पूरी टेस्टिंग हो, और 1-2 दिन में नहीं, कई बार 4, 5, 7 दिन लग जाते हैं जी। तो 7 से 10 दिन की उनकी क्वारंटीन हो, नेगेटिव हो, तब वो जाएं। तो करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर त्रेहन, इससे पहले मैं और डॉक्टर्स को भी इस बातचीत में शामिल करूं। डॉक्टर एंटनी फाउची अमेरिका में लगातार यह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि टीकाकरण जितना तेज हो जाए उसे कर देना चाहिए, और जिनको दोनों टीके लग गए उनको अब बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, बच्चों को भी टीका लगाने की जरूरत है। यह तो वो अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं। भारत के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यह देखा गया है डॉक्टर त्रेहन कि दूसरे डोज में कई लोगों ने ढिलाई दिखाई है। ये तो आज के दिन
जब स्पष्ट हो गया कि 116 करोड़ डोसेस लग चुके हैं और कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं निकला जिससे लोगों को भय होना चाहिए, तो जो लोग शुरुआत में कई बातें करते थे, जो अफवाह उड़ाते थे कि भाई इससे फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, इससे रिएक्शन हो जाएगा, डेथ्स हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। जब ये प्रूफ हो गया तब लोगों को कोई भी ये शक नहीं होना चाहिए कि इससे हमें हानि होगी। आज के दिन अपने आप को बचाना है, अपनी कंट्री को बचाना है, फैमिली को बचाना है, तो आज ही आप अपना डोज लगवाएं। जैसे ही टाइम आता है अपना डोज बिल्कुल लगवाना चाहिए। ये हमारे सब डॉक्टर्स की एडवाइस है। हमने खुद लगवाए जी, हमने अपनी फैमिली को लगवाए, तो आपको क्या हिचकिचाहट होनी चाहिए इस बात में, क्योंकि हमें तो पता है कि वैक्सीन क्या करती है क्या नहीं करती। अब ये भी बात आपने कही बहुत सही कि टाइम आ गया है कि जिनकी इम्यूनिटी, जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको आज 8-9 महीने हो गए हैं। यूरोप ने तो एक न्यू आइडिया निकाला है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है उसकी लाइफ 9 मंथ्स होनी चाहिए, उसके बाद बूस्टर लगना ही चाहिए। तो अगर जो इंटरनेशनल ट्रैवल होगा तो जिन लोगों को 9 महीने से ज्यादा हो गए सेकंड डोज लगे, उनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें उस पर बहुत विचार करना चाहिए गंभीरता से कि इसको अभी कैसे हम आगे बढ़ाएं कि बूस्टर जो डोज है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले मिले, और फिर जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एजेड और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनका नंबर फिर उसी सीक्वेंस में चलते जाए जैसे 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 वैक्सीन उपलब्ध होती जा रही है। तो सबका ध्यान रखना है कि सेकंड डोज भी लग जाए, उसके बाद बूस्टर भी लगे। अच्छा, अभी हमें इस बच्चों का नहीं, एक मिनट सुन लो। बच्चों की बात करी आपने जी, युवा की बात करी, उस पे बहुत ही हमारे को चिंता है, क्योंकि अगर जो ये उसमें कुछ ये ओमिक्रॉन में निकला भी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग में कि यंग लोगों को यूनिवर्सिटी में ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों की वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए, और जैसे ही उनको हम ला सकते हैं इस लूप में और इम्यूनिटी दे सकते हैं, वो बहुत हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए उस पर भी बहुत गंभीर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग कोवैक्सीन की अगर बात करें या भारत में कोविशील्ड की बात करें, क्योंकि जब आपको कोविशील्ड लगा था, पहला वैक्सीन लगा था, तो मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था उस समय अस्पताल में, ताकि लोगों का मनोबल बढ़े और वो दवाई लगवाएं। डॉक्टर साहब, ये क्या ओमिक्रॉन पर असरदार होगा, या अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत प्रारंभिक है, अभी इतनी जानकारी है नहीं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं? ये सच है कि ये नहीं पता कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पार्शियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वक्त बताएगा। पर एक दूसरी बात भी है कि बाकी जो हम चेतावनी दे रहे हैं, अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन में बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कितना खतरनाक है ये। पर जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है कि ये खतरनाक है, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स लगती हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगती हैं, वो ये है कि ये पहले वाले वेरिएंट से ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, और अगर जो सारी दुनिया इससे बचने का प्रयास करे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं इकट्ठे मिलके। नहीं तो ये फैलना शुरू हुआ तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो पहले हुआ था, और क्या उससे ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। डॉक्टर त्रेहन रहिए मेरे साथ, डॉक्टर राकेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लहारिया, अगर मैं पहले आपसे ये जानना चाहूं, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ में काफी डील करते हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट या उससे पहले के वेरिएंट से अलग और ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है इसे? जैसा कि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 50 म्यूटेशन हैं, और उसमें से 50 में से करीब 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हैं, और उनमें से 10 म्यूटेशन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ म्यूटेशन कहे जाते हैं और बाकी पहले अल्फा, बीटा, लैम्डा वेरिएंट में देखे गए हैं, और उन वेरिएंट में जब ये म्यूटेशन पाए गए थे तो देखा गया था कि इम्यून एस्केप अर्थात वैक्सीन ढंग से काम नहीं करती हैं, या गंभीर बीमारी कर सकते हैं, या ट्रांसमिसिबिलिटी हायर होती है। तो इतने सारे जितने भी अब तक के डिफरेंट म्यूटेशन हुए हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में, वो लगभग सारे म्यूटेशन एक साथ आ गए हैं। अब बात रह गई, इसीलिए काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं और इसी वजह से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया है।
लेकिन जो चीज हम नहीं जानते वो यह है कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है कि अगर एक म्यूटेशन अकेला होता है तो उसका व्यवहार अलग होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वो सारे म्यूटेशन एक साथ होंगे तो क्या वही आउटकम होगी या कुछ डिफरेंट आउटकम होगी। और इसी चीज को वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा लगता है कि इसमें वो सारी संभावनाएं हो सकती हैं कि इसका ट्रांसमिशन हायर रहे या इम्यून स्केप हो, अन्य बातें हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल यह वेरिएंट भी जो अभी RT-PCR यूज किए जाते हैं उनसे पहचाना जा सकता है। और साथ में जो सावधानी के तरीके हैं वही सब पुराने हैं। आपको हैंड वॉश करना है, फेस मास्क इस्तेमाल करना है, वेंटिलेशन को इंप्रूव करना है, वैक्सीनेशन लगवाइए। तो शुरुआत में गंभीर लगता है, लेकिन हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा इसे समझने के लिए। लेकिन बड़ी बात आपने की कि RT-PCR टेस्ट में ये पकड़ा जाता है। डॉक्टर राकेश मिश्रा, एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पर आपकी दृष्टि में जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको देखकर जापान ने अपना देश एक तरह से बंद कर दिया विदेशी फ्लाइट्स के लिए, हांगकांग से आने वाली फ्लाइट्स पर अंकुश लग रहे हैं, या यूरोप और अमेरिका में इस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, क्या लोग व्यर्थ डर रहे हैं या सचेत रहना ही जीवन की रक्षा कर सकता है? नहीं, लोग व्यर्थ में नहीं डर रहे हैं। जो इस वायरस का कोई भी वेरिएंट है वो खतरनाक है। कुछ हद तक हमको डेल्टा से भी अभी भी परेशानी है। नया वेरिएंट आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि और भी वेरिएंट आते रहेंगे, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम परेशान रहेंगे। अब ये वेरिएंट अभी जो ओमिक्रॉन आया हुआ, ये कितना परेशान करेगा हमको, इसके बारे में इमेजिनेशंस ज्यादा है, हम इमोशंस ज्यादा लगा रहे हैं। अभी कोई ऐसी खास साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक होगा। क्यों? जैसे अभी डॉक्टर लारी ने बताया कि एक म्यूटेशन अपने आप में कुछ होता है, लेकिन वो एडअप नहीं हो जाएगा कि 10 म्यूटेशन हो गए सब एडअप हो जाएगा। और खास करके जैसे जो स्पाइक प्रोटीन जिसमें कि म्यूटेशन हुए हैं, वो इस वायरस की एक चाबी है जो कि हमारे सेल्स को खोलती है, उसमें H2 में बाइंड होकर के उसमें खोलती है, उसमें प्रवेश करती है। और जो वैक्सीन बनी हुई है इसी चाबी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनी हुई है। अब जब ये वायरस जो खोल रहा है तो इसका मतलब इस चाबी काम कर रही है, तो इसका मतलब वैक्सीन भी काम करेगी कुछ हद तक। तो हमको इतना नहीं डरना चाहिए कि वैक्सीन एकदम से नाकाम हो जाएगी, खास करके कोवैक्सीन जैसी है जो कि पूरे वायरस के अगेंस्ट बनी हुई है। और अभी तक हमको ये भी नहीं दिखा है कि केसेस में मॉर्टेलिटी ज्यादा हो गई या सिम्टम बहुत सीवियर हो गए। लोग ऐसे बता रहे हैं कि अभी कम डेटा है, तो हमको जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 2 हफ्ते वेट करना चाहिए कि तभी हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा म्यूटेशन का कुछ मतलब नहीं है। वायरस को भी परेशानी होती है, तो वो ज्यादा सीवियर सिम्टम आएगा या वैक्सीन ब्रेक थ्रू करेगा, इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है। हाँ, फैल ज्यादा सकता है तेजी से और इसीलिए सामने आ रहा है, लेकिन उसका भी नहीं। एक अगर तेजी से फैलेगा तो क्या हमारे देश में वैक्सीनेशन का वो स्तर उस तेजी से बढ़ रहा है? खासतौर पर सेकंड डोज की अगर हम बात करें, डॉक्टर त्रेहन, शुरू में तो सब लोगों ने बहुत जोश में वैक्सीन लगवा ली, लेकिन सेकंड डोज के लिए उतनी तेजी से लोग नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए हर घर दस्तक की डॉक्टर त्रेहन सरकार बात कर रही है कि अब घरों में जाके वैक्सीन लगाया जाए। और मतलब स्वास्थ्य मंत्री तो यहां तक कर रहे थे कि बोल रहे थे रोको और ठोको, यानी वैक्सीन लगाओ अगर सेकंड डोज नहीं है। तो क्या यही नीति अब अपनाने की आवश्यकता है लोगों को बचाने के लिए, डॉक्टर त्रेहन? डॉक्टर त्रेहन, आप शायद म्यूट पर आ गए सर। जब पहली वेव आई थी तो बहुत सारे लोगों ने शंका जताई थी कि ये वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं है, अच्छी है कि बुरी है, क्या होगा नहीं होगा। जब सेकंड वेव जो बहुत भयंकर थी उस टाइम हम सब लोग हिल गए थे, सब लोग को चिंता हुई अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने सेकंड डोज लगाया। अब जैसे ही वो वेव कम होती गई और उनकी बारी आई सेकंड डोज के लिए, तो वो ये सोच रहे हैं ये तो चला ही गया। ये सच नहीं है। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं लोगों को कि ये जो डेंजर है ये एवर प्रेजेंट डेंजर है। अब जो म्यूटेशन आएगी, ऐसा हो कि जिनको 2 डोज लगे हैं वो उसको लड़ सके और उनको इन्फेक्शन ना हो या बहुत कम हो।
तो इसीलिए टाइम आ गया है। आपको एक और चेतावनी मिली है कि ये वायरस जो है म्यूटेशन करता ही जा रहा है और बहुत भयंकर टाइप की लगती है। अब अच्छा होगा कि कुछ ना हो, हम तो नहीं कहते कि हो, बट हम कह रहे हैं कि हमें इस गलतफहमी में ना पकड़े जाएं कि भाई अच्छा ठीक ही होगा, ये होगा, वो होगा, और उसके माध्यम से हम बहुत हानि में आ जाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं आप सतर्क रहिए। आपको अपने घर में आप रात को ताला लगा के सोती हो क्यों? कि कोई अंदर ना आ जाए। ये तो नहीं मतलब कि भाई खुला छोड़ दो, देखो कोई आएगा नहीं आएगा जी। इसीलिए आज के दिन ये एवर प्रेजेंट डेंजर हमारे सामने है। आप समझ रहे हैं कि मैं कितनी स्ट्रेस से बोल रहा हूं कि आप लोगों को सेकंड डोज तो बहुत जरूरी लगाना है, और तीनों जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि हमें कुछ राहत लग रही थी। हमें लग रहा था कि शायद थर्ड वेव ना आए, पर इस नए वेरिएंट के आने से वो खतरा और भी बढ़ गया है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल सतर्क हो और मास्क पहने और ज्यादा क्राउडेड एरिया में मत जाएं। जब जाएं भी तो अपना मास्क पहन के जाएं। तो मास्क एक बार फिर हमारे जीवन में पूरी तरह से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, ओमिक्रॉन वेरिएंट, कई देश टोटली लॉकडाउन कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर रहे हैं। हम ज्यादा डर रहे हैं या ज्यादा डरने की इस समय जरूरत है? क्योंकि सेकेंड वेव में जो हुआ उसके लिए किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस तरह से देखेंगे। आपकी दृष्टि में भारत की इस समय क्या तैयारियां हैं, सरकार के तौर पर, अस्पतालों के तौर पर, लोगों के तौर पर क्या करने की आवश्यकता है? डॉक्टर पारिक। हाँ गौरव जी, अभी तक जो भी मेरे कॉलीग्स, डॉक्टर त्रेहान जो अभी बोले, उसके साथ में पूरी सहमत में हूं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जिससे हमको समझ में आएगा कि ये कितना सीरियस इशू है। देखिए, आज सुबह पोर्चुगल में उनकी जो फुटबॉल की प्रीमियर लीग होती है, वहां एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, लेकिन एक टीम के 17 लोग अचानक पॉजिटिव टेस्ट हो गए। पता तो नहीं चला कि कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि उसके लिए अलग टाइप का टेस्ट करना पड़ता है, सीक्वेंसिंग का। लेकिन 17 लोग एक टीम के बीमार पड़ गए। लेकिन जितने प्लेयर्स थे उनको तो मैच खेलने की जरूरत थी, क्योंकि वो प्लान था। दूसरी टीम ने 7-0 स्कोर किया। जैसे मैच चल रही थी और 2 मैच जब चालू थी और 2 बीमार हो गए प्लेयर, उनको नीचे फील्ड पे बैठने पड़ा। तो पहले बार ऐसे हुआ कि मैच समाप्त होने के पहले रेफरी ने डिसाइड किया कि ये मैच नहीं चल सकती है। तो जो भी फैल रहा है बहुत जल्दी से फैल रहा है। अभी ओमिक्रॉन के बारे में देखिए, 5 चीजें हैं। एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी, कितना फैल सकता है वो हम पूरी तरह से जानते हैं, वो बहुत ही फैलता है। और मैं आपको एक चार्ट के सहारे आपको समझा सकता हूं अपने व्यूअर्स को कि कितना जल्दी फैलता जी। ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका में का डेटा है कि 100% में से, 100% में से कितने लोगों में ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने के बाद ओमिक्रॉन है, ये नया नाम जिसका ओमिक्रॉन है। और अब देखते हैं कि 9% लोगों में ये पॉजिटिव आ रहा है। जब हम डेल्टा देखते हैं उससे भी कम है, और हम डेल्टा के बारे में हम इतनी फिक्र कर रहे थे, और बीटा उससे भी कम है। तो ये तो अभी बहुत ही एस्टेब्लिश हो गया है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, और उसके लिए कारण होते हैं। नहीं, आपका चार्ट तो बहुत डराने वाला है। आपका चार्ट तो बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं, रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जा रहा है। ये तो मतलब एंगल पर भी राइज नहीं कर रहा है। तो अगर भगवान ना करे अगर ये भारत में आया तो ये तो बहुत तेजी से जनसंख्या के हिसाब से लोगों में फैलने का इसका डर रहेगा। बिल्कुल गौरव, लेकिन दूसरी चीजें भी हैं। वो है ये सीरियसनेस, कितना सीरियस है वो अभी तक हम नहीं जानते। बहुत लोग साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन शायद ये ज्यादा फैल रहा है इसलिए ये हो रहा है। तो कितना सीरियस है हम नहीं जानते। थर्ड, बहुत सारे लोगों जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन लिए उनमें भी आ रहा है। तो वैक्सीन का कितना प्रिवेंशन हो सकता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में ये और ज्यादा फैलता है जी। चौथी चीज होती है इसका डिटेक्टेबिलिटी। टेस्टिंग में अभी तक तो दिखा दे रहा है, लेकिन कितने लोग हैं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है वो हम नहीं जानते हैं। और फाइनली ये होता है कि ट्रीटमेंट, ये चारों चीज, सिवियरिटी, प्रिवेंशन विथ वैक्सीन, डायग्नोसिस विथ टेस्ट और ट्रीटमेंट, हमको 8-10 दिन में पता चलेगा। तो जी, तब तक डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर पारिक तो कह रहे हैं कि चिंता की बड़ी बात है, और एक चार्ट के जरिए वो दिखा रहे थे कि इतना तेजी से इसके केस आगे बढ़ रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं डेल्टा के मुताबिक के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा है ये। डॉक्टर मिश्रा।
यही है, वो डेटा कुछ 4-5 दिन पहले दिखा था, उसमें इतना ही है कि उसकी संख्या भी बहुत कम है। तो ये इसमें जब इसके WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको इसको सीरियसली लेना है, आसानी से नहीं लेना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज जो है एक सुपर स्प्रेड इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि वो एक जगह पे है, अभी पूरे कंट्री में जैसा फैली हुई है वैसी नहीं है। लेकिन ये तेजी से फैल रहा है, इसी संभावना को लेकर और इसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमको 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा इसका ठीक से मालूम होने के लिए कि कितनी हद तक वैक्सीन ब्रेक थ्रू कर रहा है, सिम्टम ज्यादा है कि नहीं, और ये क्या सचमुच में इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि वो कोई सुपर स्प्रेड वायरस फैलता है। एक तो अपनी उसकी जो इन्फेक्टिविटी होती है उससे, दूसरी हम उसकी मदद करते हैं, हम एक दूसरे के पास जाते हैं, हम एक कमरे में 10 लोग बैठते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं फैलेगा। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये बहुत सीरियस चीज है, ये एक तरह से वेकअप कॉल है कि हमको वायरस को आसानी से ऐसे नहीं लेना है। अभी ये गया नहीं है, हमारे देश में भी संख्या बहुत कम है इन्फेक्शन की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं और ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये तो अभी ओमिक्रॉन है, हिंदुस्तान में भी नए वेरिएंट निकल आएंगे तो हम उसको कहां से कौन सी फ्लाइट से रोकेंगे। तो हमको सावधानी रखना है कि हम पूरी तरह से मास्क पहने, बंद जगहों पे ना जाएं, भीड़ में ना जाएं और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जैसे मैंने कहा कि कोई भी वेरिएंट होगा, वैक्सीन हमारी बहुत अच्छी है, वो काम करेंगी, थोड़ा कम काम हो सकता है लेकिन वो करेंगी और उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। इतनी अच्छी चीज हमको इस पैंडेमिक में आई है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई, उसका उपयोग ना करना या 1 डोज लेना ये बहुत ही गलत है। ये समाज के खिलाफ है जो अगर ऐसा कोई करता है तो। लेकिन वैक्सीन, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समाज के खिलाफ है कि वैक्सीन है और अगर आप नहीं ले रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए, और सरकार तो अब यह कह रही है कि आपके घर पे वैक्सीन लगेगा। डॉक्टर जयलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयलाल, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जयलाल, दूसरी लहर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, सब एक तरह से सहम गए थे। वो मंजर क्या दोबारा देखने की नौबत आ सकती है इस ओमिक्रॉन के चलते, जो आपका आकलन है इस समय? No, this is, we are getting the reports that it is a variant of concern, but I'm sure the clinical outcome is not that serious. At this point, it is only we are little cautioning our people not to be worried. हिंदी में ही बातचीत करें तो आज तक पर हमें ज्यादा लोग आपको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन this Omicron के best, that is he just an information है लोगों को, nothing to be worried too much. डरे ना बहुत ज्यादा। There's nothing much to be worried. ठीक, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लहारिया, क्या आपका भी यही आकलन है कि डरो नहीं, मास्क पहनो और टीकाकरण जरूर हो? बूस्टर शॉट पर आपका क्या कहना है? क्योंकि डॉक्टर एंटनी फाउची तो अमेरिका में लोगों को कह रहे हैं कि एक क्लैरियन कॉल है इस समय कि जाओ टीका लगवाओ, 2 टीके हो गए, समय हो गया तो तीसरा टीका भी लगाओ। क्या उसकी भी, डॉक्टर लहारिया, इस समय स्थिति भारत में भी इस तरह की है? तो हमें याद रखना होगा कि जो हमारे कदम होने चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सरकारों के, वो जो करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर होने चाहिए। तो फिलहाल कुछ संभावना है कि ये वायरस खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल सारी परिस्थितियों में नहीं है तो हमें सावधानी बरतनी है, लेकिन अत्याधिक एक्सेसिव कदम नहीं उठाने के, फ्लाइट बंद की जाए या उस तरह के कदम करने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर सख्ती, व्यक्तियों को सावधानी और वैक्सीनेशन कराना है। जहां तक बूस्टर डोज की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम देख रहे हैं कि कई देश अपने यहाँ पर बूस्टर लगवा रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति और अन्य देश जो बूस्टर नहीं लगवा रहे हैं में ज्यादा अंतर नहीं है। बूस्टर लगवाने वाले देश उससे अधिक डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और आबादी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको पहले 1 डोज और उसके बाद दूसरा डोज मिले। साथ में हमें याद रखना होगा कि यह वायरस इसलिए भी कुछ हद तक फैल रहा है क्योंकि कई देशों में, और ये म्यूटेशन इसलिए होते हैं कि कई देशों में लोगों को पहली डोज तक नहीं मिली है। अगर हमें वायरस को रोकना है, फैलने को रोकना है, तो दुनिया के सभी देशों को पहले पहला और दूसरा डोज मिलना चाहिए। फिलहाल इस वायरस की वजह से, इस वेरिएंट की वजह से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बदली है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाए कि देश में लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है। बूस्टर डोज का निर्णय एक अपने आप में स्वतंत्र निर्णय होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से भारत के लिए और अन्य देशों के लिए है कि लोगों को जो वैक्सीन के 2 डोज मिले और फुली वैक्सीनेशन हो।
डॉक्टर राकेश पारिक, हम लोग का प्रयास लोगों को डराने का नहीं है। हम लोग केवल सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो, उन्हें पता चले कि किस तरह का खतरा है। लेकिन हांगकांग में जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने कहा था कि जो वायरल लोड था, और आपकी और मेरी इस पर बात भी हुई कि इट वाज इनसेनली हाई, वायरल लोड बहुत ज्यादा था। उसका क्या मतलब है? अगर वायरल लोड इनसेनली हाई होता है तो क्या यह दर्शाता है कि वो वायरस हवा में आ चुका है? देखिए, वायरस हवा में आ चुका है ऐसे शायद लग रहा है, क्योंकि एक ही केस ऐसी हुई है जहां 2 पेशेंट आजू बाजू में थे, कोई भी कांटेक्ट नहीं था, और दूसरा मरीज इससे बीमार पड़ गया। तो शायद हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रूफ नहीं है। लेकिन गौरव, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बात करते हैं कि मैं एक कदम लूंगा, वो कदम के बाद मैं सोचूंगा मेरा दूसरा कदम किधर लेना है, वो खो जाते हैं। जो लोगों को डायरेक्शन पता चलता है, जो पहला कदम लेते हैं तो उनको दूसरा, तीसरा, चौथा कदम सब पता चलता है, इसलिए वो जल्दी से चलते हैं। तो हमको इस तरह से नहीं चलना चाहिए कि अभी एक कदम लेंगे, रुकेंगे, फिर सोचेंगे दूसरा कदम किधर लेना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, बाएं बाजू जाना है। ये तो अभी दिशा बहुत ही क्लियर है। वैक्सीन के बूस्टर्स लेना जरूरी है, दूसरा डोज भी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले हम दूसरा डोज सबको देंगे और फिर सोचेंगे। और गौरव, में और एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, वो बायो टेररिस्ट की तरफ है। जैसे टेररिस्ट बंदूक से लोगों की तरफ, बंदूक लेके लोगों की तरफ गोलियां मारती है, जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं और बेफिक्र घूमते हैं, वो खुद को खतरे में डालते हैं, उनके परिवार को खतरे में डालते हैं, और हम सब के तरफ गोलियां की तरफ वायरस फैलाते हैं, और वो एक तरह के बायो टेररिस्ट है। तो हमको एक तरह का वैक्सीन मैंडेट लाना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक नियम के अनुसार सबको वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से डॉक्टरों का क्या कहना है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। दुनिया बहुत चिंतित है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। वहां के डॉक्टर यह कह रहे हैं कि अभी जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक नहीं है। So far we've only seen breakthrough infections, not severe infections. Again, might change. We're not saying the virus is not going to give you severe infections. Okay. But the whole hype out there doesn't make any sense, medical sense at this stage. डॉक्टर लहारिया, अभी तक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक लक्षण जो देखे गए हैं वो बहुत चिंता की बात नहीं है। तो क्या प्रतीक्षा करें? आपकी दृष्टि में जापान जैसे देश हो या यूरोप के देश हो, वो इतनी तेजी से लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? क्या उनको कुछ मालूम है जो हमें नहीं मालूम, या वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही इसी थ्योरी पर आगे बढ़ रहे हैं? तो जहां तक लक्षणों की बात की जाए तो हमें याद रखना होगा कि हर लक्षण, चाहे वो ट्रांसमिसिबिलिटी हो, इन्फेक्टिविटी हो, इम्यून एस्केप हो, अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक लक्षण का दूसरे लक्षण से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमें म्यूटेशन दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन का वही मतलब निकले। दूसरी बात याद रखने की है कि जो व्यक्ति में इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है और उसके बाद लक्षण आते हैं, उनमें कुछ दिन और सप्ताह का अंतराल होता है। तो हमें वो समझने के लिए उतने दिन और सप्ताह इंतजार करना होगा। हम नहीं जान सकते कि क्या क्लिनिकल फीचर होंगे उसी दिन जिस दिन इन्फेक्शन आए। तो फिलहाल नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर बदलाव है। जहां तक बाकी देश क्यों किस तरह से कर रहे हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका एग्जैजरेटेड या अति उत्साही व्यवहार है कि वो इस तरह का कर रहे हैं। इसका नुकसान भी, अगर आप ट्रेवल बैन लगा देते हैं तो यह उन देशों के लिए जो समय पर इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करता है। उनके ऊपर एक तरह का प्रतिबंध है, तो बाकी देश इसको इन्फॉर्म करना बंद कर देंगे। दूसरी बात हमें याद रखनी होगी कि हमें जिन देशों से वायरस पता चल चुका है उन पर तो बैन लगा सकते हैं, लेकिन कई देश होंगे जहां वायरस फैल चुका है। अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो क्या होगा? तो ट्रेवल बैन का एक नुकसान है कि हमें कोई भी देश काफी उस आत्मविश्वास में जा सकता है कि हाँ, हमने उन देशों पर बैन लगा दिया, लेकिन अगर किसी देश ने रिपोर्ट नहीं किया है और वहां से वो यात्री आ रहे हैं तो वायरस फैल सकता है। तो बड़ी जरूरत है कि थोड़ी कड़ाई बरती जाए एयरपोर्ट पर सभी देशों की बजाय ट्रेवल बैन के। रही बात जापान की, अन्य देशों की, तो उनके यहाँ पर संक्रमण, उनके यहाँ पर वैक्सीनेशन का कवरेज और अन्य आधार होंगे। लेकिन एक देश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी देशों को भी करना है। हमारे यहाँ की अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, हमारा अपना अनुभव है, हमें उसको इस्तेमाल करना होगा। बैन एक सही तरीका नहीं है।
ठीक, डॉक्टर मिश्रा, क्या आपका भी यही आकलन है? क्योंकि दूसरी लहर के बाद ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में बिस्तर, दवाइयों से लेकर अंत्येष्टि के लिए भी जो कतारें लग रही थी, उससे सिहर गए थे सब लोग। ऐसा दोबारा ना हो, आपकी दृष्टि में हम लोग कितने तैयार हैं कि अगर बढ़ते भी हैं मामले तो हमारे पास व्यवस्था इस समय है या नहीं है? नहीं, जहां तक हमारी समझ है हमने बहुत सारा सीखा है और हमारी जो अभी जो एक्सपीरियंस है जिसको हैंडल करने का, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेरिएंट हो तो वो सेकेंड वेव जैसा आ सकता है, क्योंकि आज आप ये भी सोचिए कि 70-80% सीरो पॉजिटिविटी है, बड़े बड़े शहरों में 90% के प्लस है, हमारा इतना वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वायरस के लिए हमने बहुत सारे स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए हैं ऑलरेडी, और लोगों को समझ भी आई हुई है और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है और हम इन सब चीजों के तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा डर नहीं है कि सेकेंड वेव जैसे ऐसी चीज हो जाएगी। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं में तरीके से कह रहे हैं कि आपको सावधानी रखना है। अगर आप सावधानी नहीं रख रहे हैं तो आप वायरस की तरफ हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे वो आज साउथ अफ्रीका में हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। वायरस का वेरिएंट तो कहीं से भी निकल सकता है। तो आप बैन करके, फ्लाइट बैन करके कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादातर जगहों पे भी पता भी नहीं है, अब हर आदमी को थोड़ी टेस्ट होता है, और उसके टेस्ट भी हो गया तो उसकी सीक्वेंसिंग नहीं होती, सीक्वेंसिंग बहुत कम होती है। तो एक तरह का हमको एक अंदाजा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और जगहों पे अगर नहीं है रिपोर्ट तो वहां पे ओमिक्रॉन नहीं फैला हुआ है। डॉक्टर जयलाल, क्या आपका भी यही आकलन है? क्योंकि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उनका तो यह आकलन था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। आईएमए के अध्यक्ष के रूप में आपका क्या मानना है? अभी इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये अर्ली पीरियड है, लेट द रिपोर्ट कम, देन वी विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट। एट प्रेजेंट आई मीन नॉट फॉर टोटल बैन ऑफ द एनी फ्लाइट्स आउटसाइड, ये कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारी तैयारियां इस समय कैसी हैं डॉक्टर जयलाल? मतलब दूसरी लहर के बाद क्या क्या सीखा है हमने? उस तरह की स्थिति फिर तो नहीं होगी? अभी हमारा हॉस्पिटल्स, हमारा ऑक्सीजन सभी सफिशिएंट अमाउंट है। वी आर फुल्ली रेडी टू फेस द डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एट प्रेजेंट इन इंडिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपका यह आकलन है कि भारत किसी भी परिस्थिति से, डॉक्टर पारिक, भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स हो, चाहे दवाइयां हो। जो कमियां हमको दूसरी लहर के दौरान मिली थी, डॉक्टर पारिक, वो डर दोबारा तो नहीं होगा? देखिए गौरव, जब डॉक्टर मिश्रा जी बोल रहे थे कि बहुत कुछ सीखा हमने, मुझे एक पुराना राज कपूर जी का गाना याद आया कि बहुत कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। हमको भी होशियारी सीखनी चाहिए। दूसरे वेव के पहले भी हमको लग रहा था कुछ होने वाला नहीं है, और मुझे एक चीज याद आ रही है और डेट भी याद रही है, 8 मार्च 2020, आपके ही चैनल इंडिया टुडे पर मैं राजदीप सरदेसाई आपके कॉलीग के साथ प्रोग्राम पे था। तब तक इंडिया में 80 केसेस आई थी, एक भी मौत नहीं हुई थी। वो चैनल पे मैं ऐसे आपको दिखाया, वैसे चार्ट्स दिखा के बोल रहा था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला, और वहां काफी हॉस्पिटल्स के ओनर्स भी थे और वो लोग यही बात कर रहे थे, क्या कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग तैयार है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल है, इतने बेड्स है, इतने डॉक्टर्स है। और मैं बोल रहा था कि देखिए ये कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स है जो रेडी हुए हैं, और इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी लहर, और शायद 3 लहरें आएंगी, 3 वेव्स आ सकती है। तो जब 8 मार्च को मैं राजदीप जी के साथ ये बात चर्चा कर रहा था, तो अब बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी तैयारी है। दूसरे वेव के पहले हमको लगा हमारी तैयारी है। तो हम को ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। हम हमेशा वायरस के 2 मॉडल इस समय क्या कह रहा है? इस समय ओमिक्रॉन को लेकर अगर आपने कोई मॉडल तैयार किया है तो वो भारत की स्थिति को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, मॉडल के लिए इनपुट चाहिए, डेटा चाहिए। अभी हमको ये समझना चाहिए कि हम क्लियरली देख रहे हैं कि बहुत ट्रांसमिसेबल होगा, लेकिन कितना सीरियस होगा और थोड़े कई दिन के बाद पता चलेगा। आप क्यों समझो, किसी को फ्लू होता है तो पहले दिन तो सिर्फ खांसी रहती है, फिर बुखार आता है, तो ये सिम्टम्स दिन जैसे दिन जाते हैं इवॉल्व होता है। और अब तक हमने क्या सीखा है कि ये एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स को 2 हफ्ते लगते हैं। अभी ये वायरस को डिटेक्ट होके 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। तो मॉडल फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा
जब डेटा इनपुट आ जाएगा कि कितने लोग सीरियसली बीमार हो रहे हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितने बेड्स है, ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन हमको तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी तैयारी ऐसे तरह के पैंडेमिक के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकती। जैसे सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, ऐसे नहीं है कि एक बार हो गया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते नहीं, लेकिन अगर हमको इस तरह का खतरा है डॉक्टर मिश्रा, तो फिर बाजार कम जाए, भीड़ के इलाके में कम जाए, घरों में रहे, या सरकार कुछ ऑड इवन या कुछ और तरह के लॉकडाउन, क्या उसकी आवश्यकता है आपकी दृष्टि में? नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है पूरी चीज को देखते हुए सरकार का काम है कि सर्विलेंस एकदम से तेज करे कि कोई भी जहां पे आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल है, उनका पूरी तरह से टेस्ट हो। और जैसे शुरू में डॉक्टर त्रेहन ने बताया था कि जो पॉजिटिव है उसको पता लगाएं और सबको क्वारंटाइन में ठीक से रखें, जीनोम सीक्वेंसिंग की सर्विलेंस हो, ये बहुत जरूरी है। और इससे हमको शुरू की सिचुएशन पता चलेगी और प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले हम इसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज है, लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अभी हमको अगर हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर पारिक ने कि अगर मास्क नहीं पहनते हैं, उन्होंने मतलब ऐसा एडजेक्टिव यूज किया कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। हम वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं और भीड़ भाड़ की जगहों में लापरवाही से टहल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम वैक्सीन ठीक से लगाएं पूरी तरह जो हमारे पास है। अगर हम ये तीन चीज करते हैं तो कोई भी वेरिएंट जो होगा हम उसको फेस कर सकते हैं। और ये पैंडेमिक चल रहा है तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप कुछ भी करिए, लेकिन वायरस जो है जो वो फैलेगा उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल सकते हैं, ये हमको सोचना है। हम किसी बायो बबल बना के ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते क्योंकि बार बार लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं, जिनमें वैसे ही अपने शरीर की सुरक्षा कम है, डॉक्टर लहारिया, वो क्या करे और उस तरह के लोग क्या करे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी, और डॉक्टर पारिक आप भी इस पर बताइएगा जल्दी से, क्या इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों को ये नया वेरिएंट ज्यादा हिट कर रहा है? तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम कितने, जी डॉक्टर लहारिया, फिर डॉक्टर पारिक और फिर डॉक्टर जयलाल, जल्दी जी। जब हम बात कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं और क्या परिस्थितियां हैं, तो हमें याद रखना होगा कि जो अब पहले की परिस्थिति थी डेल्टा आने तक और इस ओमिक्रॉन से पहले की, और उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर यह है कि लोगों में एंटीबॉडी हैं और साथ में 82% पॉपुलेशन को एटलीस्ट 1 वैक्सीन शॉट मिल चुका है। तो अगर हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट भी हो तो वो काफी नहीं होगा उस आबादी के लिए जिसमें वैक्सीनेशन हो चुका है, भले ही वो एक शॉट मिला हो, उसमें काफी अंतर होगा। तो ट्रांसमिसिबल वेरिएंट उस आबादी के लिए ज्यादा खतरनाक होगा जहां पर कोई वैक्सीनेशन शॉट नहीं मिला है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारी तैयारियां बेहतर होंगी। बात आती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज बात आती है इम्यूनो कम्प्रोमाइज की, तो निश्चित रूप से उन सब लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और डबल मास्किंग करने की जरूरत है। और खासतौर से उस समय से सजग हो जाने की जरूरत होगी जब अगर कोई ओमिक्रॉन का केस उस सेटिंग में रिपोर्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। आपके अपने हाथ में है आपकी सुरक्षा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन मास्क जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं, क्योंकि मास्क ही आपका बचाव करेगा। हाथ धोते रहे, उचित दूरी बनाते रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम यहां तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज। और दंगल में हमारा आज का सवाल था कि कोरोना से ये जो नया उसका वेरिएंट आया है, उसके मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर क्या भारत को भी पूर्ण प्रतिबंध अभी लगा देना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उसके मुताबिक 80% लोग कह रहे हैं हाँ लगा देना चाहिए, 20% कह रहे हैं नहीं लगाना चाहिए। जिन विशेषज्ञों से हमने बात की उन्होंने कहा अभी वेट एंड वॉच और स्क्रूटनी की स्थिति की आवश्यकता है। दंगल में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए।